कनेक्शन में आज हम बात करेंगे डोडला डेयरी के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी की ग्रोथ आउटलुक, बिजनेस और सेक्टर आउटलुक के बारे में, और साथ ही विस्तार क्षमताओं को लेकर भी हम बात करेंगे। और इन सब मुद्दों पर हम आगे बढ़े और मैनेजमेंट से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले बता देते हैं कि कंपनी का इतिहास क्या कहता है। तो 1995 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी की 11 राज्यों में फिलहाल मौजूदगी दर्ज है। 5 राज्यों में उत्पादन सेंटर भी है। कंपनी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है। उत्पादन क्षमता लगभग 20 लाख लीटर प्रतिदिन की है। देश भर में लगभग 94 मिल्क सेंटर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए सीधा आप जुड़ते हैं मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर डोडला डेयरी। सुनील जी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, आपने समय निकाला। पहला सवाल तो कीमतों को लेकर होगा, क्योंकि तमाम डेयरी कंपनीज हम देख रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन महंगा किया है, दाम बढ़ाए हैं। आने वाले वक्त में क्या इस तरह की रेट हाइक्स क्या और अग्रसर हो सकती है और अग्रेसिव हो सकती है? थैंक यू वेरी मच फॉर आपके शो में आने के लिए हमको चांस दिया आपने। प्राइस इंक्रीज के लिए हिसाब लेने से आई थिंक और एक प्राइस इंक्रीज भी आएगा, क्योंकि हम अभी समर मंथ्स में एंटर करने वाले हैं, वहाँ जहाँ डिमांड भी बढ़ता है। अभी ये प्रॉब्लम आया 2-3 सिनारियोज के हिसाब से। एक है ग्लोबल प्राइस इंक्रीजेस ऑफ कमोडिटी, जो भी हो, कैटल फीड का प्राइस इंक्रीज हुआ है, फ्यूल का प्राइस इंक्रीजेस एंड पैकेजिंग मटेरियल का, उनका जो प्राइस इंक्रीज है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर किया है। थोड़ा सा ऑपरेशनली फुट एंड माउथ सॉरी लंपी स्किन डिजीज जो आया था, उसके बाद ये जो बारिश बहुत आया था, अनसीजनल रेन्स विच आया था, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हुआ है। वो प्रोडक्शन रेक्टिफाई होने में 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर लगेंगे। जब तक वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता है उस टाइम हमारा प्राइस भी बढ़ना पड़ेगा, एंड दिस विल हेल्प द फार्मर इन लॉन्ग टर्म में। तो अच्छा है थोड़ा, क्योंकि अब जब फार्मर का प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है तो उनका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, एंड देन बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी द कस्टमर को भी बेनिफिट आएगा। ऑलराइट, चलिए, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कीमतों का एक सिनेरियो समझना चाहें तो इस इजाफे के बाद आप जैसी कंपनियों पर किस हद तक लोड कम होगा सर? बेसिकली हमारा तो बिकॉज हम बीच में प्रोसेसर हैं, हमारा मार्जिन हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमने एफिशिएंसी इसका इम्प्रूवमेंट बहुत कर रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमके लिए, जब भी इन्फ्लेशन और अदर इश्यूज ज्यादा आते हैं, सो हर कंपनी को इंट्रोस्पेक्टिव करके और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करके एफिशिएंसीज भी बढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से हम मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसीज एंड स्लाइट प्राइस इंक्रीज जो भी हमने किया है। ये बताएं, मिल्क प्रोक्योरमेंट को लेकर सदर्न इंडिया में किस तरह का फिलहाल हाल चल रहा है? क्या हमने कीमतों को लेकर इसी तरह के इजाफे की उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से प्रोक्योरमेंट्स की बात हो रही है सदर्न इंडिया से, उसमें गतिविधि कितनी सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है? प्रोक्योरमेंट साउथ इंडिया में अभी तक ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा कम है अभी। ये 2 तरीके से हुआ है। एक, कोविड के बाद जो हमारा डिमांड सब्सटैंशियली इंक्रीज हुआ था, उसी हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, इसीलिए शॉर्टेज जो दिख रहा है अभी उसका नतीजा पड़ रहा है। बट 2 क्वार्टर में तो फार्मर का प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट आ जाएगा और स्टेडी स्टेट को आ जाएंगे। सो इट इज अ मैटर ऑफ अनदर 2 क्वार्टर का वेट करने का। तो एक चीज़ मुझे समझनी है आपसे, जिस तरह से हम डेयरी सेक्टर में मिल्क प्रोडक्शन में कमी देख रहे हैं और चुनिंदा पॉकेट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो पॉकेट्स अगर आप हमको जानकारी उसके बारे में दे दें, और साथ ही जो लंपी स्किन डिजीज़ की भी एक बातें चल रही हैं, जो भी केसेस आ रही हैं, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि ये जो इशू है ये लंबे समय तक रहेगा और इसका असर जो है वो काफ़ी हद तक पड़ेगा? लंबे समय तक नहीं होगा। मैं लंपी स्किन का ऑलरेडी सीइंग द डिक्लाइन, क्योंकि पहले ही साउथ में लंपी स्किन आया था। उसी हिसाब से एनिमल्स को जो बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ गया है, इसलिए उसका इम्पैक्ट अभी कम हो गया। जो वो 1-2 महीना का जब लंपी स्किन आया था, देन प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होगा, उसी हिसाब से थोड़ा ड्रॉप हुआ था। बट अदरवाइज अभी लंपी स्किन का इम्पैक्ट तो उतना नहीं है। अभी ये प्राइसेस का और कमोडिटी प्राइसेस का जो इंक्रीज हुआ है, अभी फार्मर को जब हमने रेट भी बढ़ाए हैं
उनको भी अभी बेनिफिट आना शुरू करेगा, उसी हिसाब से दे विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डेयरी में थोड़ा टाइम लगता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि एनिमल्स को इम्प्रेग्नेट करके डिलीवर करने के बाद ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ता है। आई थिंक दिस ईयर वो सब बिकॉज ऑफ गुड रियलाइजेशन फार्मर के लिए वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अनदर 2 quarters बिफोर वी सी गुड इंप्रूवमेंट। अच्छा, उसके अलावा अगर मिल्क प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो बाकी सब जगहों पे वो सामान्य है। कुछ जो पॉकेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, लंपी स्किन डिजीज की वजह से हो या दूसरे रीजन से हो, वो कौन कौन से पॉकेट्स होंगे सुनील जी? मेजरली हमारे हिसाब से मतलब हमारे इंटरनल इंफॉर्मेशन से मेजरली इम्पैक्ट हुआ है बिट ऑफ राजस्थान फॉलोड बाय लिटिल बिट इन पंजाब। वहां तो थोड़ा मेजर इम्पैक्ट हुआ है, बाकी जगह उतना इम्पैक्ट नहीं है। आने वाली तिमाहियों में, आने वाले क्वार्टर्स में अगर मैं आपसे मार्जिन का कोई आउटलुक समझना चाहूँ तो क्या कोई नंबर आप दे पाएंगे? वी विल मेंटेन स्टेडी स्टेट मार्जिन्स जो प्रीवियस क्वार्टर्स में हमने किया है, वही स्टेडी स्टेट मार्जिन्स वी विल कंटिन्यू टू कीप गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर कोई आपकी योजना है, खासतौर से अफ्रीकन मार्केट्स में जिस तरह की ग्रोथ के आसार दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? So African markets में तो we are doing very well. The SL has been very good for us, ma'am, in terms of profitability. It has been जैसा हमने दिखाया था past 2 quarters में we have done very well. We have also declared and we have acquired another company in Kenya, which we have just got board approval आया है, और उसी हिसाब से हमने ट्राई कर रहे हैं to acquire another one in Kenya. So वो आने से I think 6 महीने के बाद वो भी प्रोडक्शन में आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। कैटल फीड का जो हमने एक नया प्लांट बना रहे हैं 12,000 टन पर मंथ कैपेसिटी का, that will also be coming into production by March or April. So उसी टाइम पे हमको वो भी will be added as a beneficiary to our operations, man. So these two are already on the corner, and as usual हमने opportunities of acquisition को देखते हैं। अगर कोई आया तो we will be looking forward to get another local domestic acquisition also. इसी पर मुझे और अगला सवाल आपसे दरअसल पूछना था, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपेंशन की ही हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। पेनिट्रेशन को और कितना आप बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? जो करंट मार्केट्स हैं, क्या उसमें और बढ़ाएंगे, या आप कोई और वेस्टर्न इंडिया की ओर आप ज़्यादा अपने पैर पसारना चाहते हैं, महाराष्ट्र, गोवा एक्सेट्रा? So Goa में we have already reached Goa. We had acquired a dairy called Sri Krishna Dairy. उसकी because of that we have already started reaching into Goa. Maharashtra में we are actually procurement हम कर रहे हैं. We will be looking mostly in the future that Maharashtra में आएंगे. So adjacent states को पहला आने में easy होता है, जैसे ओडिशा हो या महाराष्ट्र हो. We are looking for opportunities. Whenever we get an opportunity, we will be going forward in those states for acquisition. Steady state जो मार्केट्स में हम हैं, every year we try to go deeper into the areas where we are हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं. We have a little more to go. तमिलनाडु में थोड़ा और गैप्स है हमको कवर करने के लिए. कर्नाटका ने हमने पूरा कवर कर लिया है. अभी तेलंगाना और आंध्र में थोड़ा थोड़ा गैप्स है, वो भी कवर करेंगे फॉर इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इन एरियाज हम जो ऑपरेट कर रहे हैं. तो ये एक्विजिशन में किस तरह की सिनर्जीज आप ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं? बेसिकली जब भी वी लुक एट इट, इट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट या हमारा टाइम का एफर्ट देख के करते हैं. वी नॉर्मली फॉलो दैट एक्विजिशन का कॉस्ट हो, रिटर्न ऑन कैपिटल हमको कितने टाइम में मिलेगा. दैट इज बेसिकली आवर थंब रूल व्हेन वी गो फॉर आवर एक्विजिशन कॉस्ट. इट इज नॉट टू पे ओवर पे या अंडर पे, बट टू गेट द राइट कॉस्ट ऑफ पेमेंट. हमको वी डू ओनली सिमिलर बिजनेसेस को जो हमें जो मिल्क प्रोक्योर करते हैं, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी हिसाब से हमने देखकर एक्विजिशन करते हैं. सो हमको लेने के टाइम पे वी चेक एंड सी हाउ मच ऑफ आवर एफिशिएंसीज कैन बी बॉट टू देम टू इंप्रूव देयर मार्जिन्स इफ वी आर टेकिंग ओवर, एंड उसी हिसाब से हम एक्विजिशन करते हैं. आपका जो पूरा प्रोडक्ट बास्केट है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का, इसमें किसी भी तरह के इनोवेशन या एक्सपेरिमेंटेशन पर फिलहाल काम कर चल रहा है? तो एवरी ईयर थोड़ा सा इनोवेशन चलता है. मे बी हमको ब्रॉड एसकेयूज है, जैसे बोलेंगे आप आइसक्रीम बोलेंगे तो उसमें मल्टीपल एसकेयूज आते हैं, वी कीप एडिंग फर्दर एसकेयूज. अगर हमारा फर्मेंटेड ड्रिंक्स लेंगे, जैसा लस्सी हो या बटर मिल्क हो, पैक फॉर्मेट बदलना या नया फ्लेवर्स लाना, वो एवरी ईयर ऑनगोइंग एक्सरसाइज होता है. नो ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू प्रोडक्ट नहीं है, बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोफाइल्स में इनोवेशन चलता रहता है. अच्छा, ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से किसी खास हेडविंड पर आपकी नज़र है जिसको आपने फैक्टर इन कर रखा हो अपनी मार्जिन्स में?
इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सा बटर का शॉर्टेज था, जो वी हैव सीन आल्सो इंडियन बटर ने एक्सपोर्ट हुआ था, बट ग्लोबल प्राइसेस अभी सॉफन हो रहे हैं, सो देयर विल नॉट बी एनी हेडविंड्स फॉर अस फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स एज वी गो फॉरवर्ड. इट्स ओनली आवर हमारा डोमेस्टिक मार्केट्स को ही देखना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट से कोई हेडविंड नहीं आएगा. यहाँ पर मुझे रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में समझना है, जो आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ब्रेकअप के बारे में, और इस ब्रेकअप के बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है आपका वो कितना अच्छा लग रहा है, और साथ ही जो कंपटीशन आपको ऑनलाइन D2C से मिल रहा है. 3 सवाल मेरे ख्याल से मैंने एक साथ पूछ लिए हैं, आप चाहें तो एक एक करके जवाब दे सकते हैं. So basically D2C का जो अभी आ रहा है, it is most for the niche market based on convenience, मैम. So वहाँ D2C आ रहा है, but D2C का जो भी प्लेटफॉर्म है, सब डेयरीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं. So it is not yet become a major market penetrators because उनका कॉस्ट ज्यादा होता है हमारे हिसाब से फॉर डिलीवरी. जो हम डिलीवरी करते हैं, हम भी हर हाउस होल्ड में डिलीवरी करते हैं. एज सबको मालूम है कि हर दिन जो दूध का पैकेट हर घर में आता है, वो भी D2C है, वो पुराना सा D2C है. अभी ऑर्डर टेकिंग और कन्वीनियंस इज बिकम मोर इन टर्म्स ऑफ द D2C. दूसरा आपने जो पूछा, जो वैल्यू एड कंपोनेंट है, तो हमारे लिए इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 28% और 29% ऑफ वैल्यू एड. मेजरली हमको कर्ड दही इज द लीडर इन द वैल्यू एड. We might see a slight drop in ghee ka sale because of present non-availability of fat. So we're very thoda sa wherever we're finding it to be in terms of market penetration, we are keeping it on hold and only trying to service the existing market. So usi hisab se thoda sa drop hoga ghee mein, but baki sab products are doing well and they're going on only increasing, ma'am. Ice cream ho ya flavored milk and other drinks. कोई चेंज कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, कंज्यूमर बिहेवियर अर्बन और रूरल मार्केट्स में जो हाईलाइट कर सकें आप, या आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो? No change, ma'am, because we are still fighting the 10 rupee packet kind of जो होता है. So the change that is coming now is consumers को mostly convenience देख रहे हैं. Like आपने हमारा पनीर का जो sales increase हो रहा है, या दही का sales increase हो रहा है, वो it's purely on a convenience basis. So अभी it's not only convenience on the major metros, but even 2-tier, 3-tier cities में भी now people are willing to pay premium for convenience. So अगला प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस के हिसाब से क्या होगा हमको देखना पड़ेगा. So that is the trend. Convenience is becoming the key. ऑलराइट, सुनील रेड्डी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से कंपनी की तमाम बारीकियों पर हमसे बात की और अपनी राय रखी. थैंक यू सो मच. थैंक यू, मैम. चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस टॉक में आपको क्या करना चाहिए. अब रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं. रवि, गुड आफ्टरनून. आपने मैनेजमेंट के साथ हमारी बातचीत तो सुन ही ली होगी, बताएं क्या व्यू बनता है आपका. कविता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे, जिससे हमें काफी एक आइडिया लग गया कि आगे डोलडा डेयरी आगे क्या प्रोजेक्ट है, कैसे प्लान है. ओवरऑल स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हैं तो आपको ये क्लियर कट नजर आएगा कि कंपनी बहुत ही साउंड शो कर रही है, और खास तौर से ग्रोथ को लेकर के काफी अग्रेसिव है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 22 के पीई पे स्टॉक चल रहा है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बने हुए हैं. तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी स्टॉक अच्छा है. और इस समय जो 500 और का रेट चल रहा है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी. 480-500 के बीच में खरीदारी करके चले. लॉन्ग टर्म पे 650 और 680, यानी 6 महीने का टारगेट अगर रखते हैं तो 680 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं. इतने साउंड फंडामेंटल और टेक्निकल के बिहेवियर पे बहुत से कम चार्ट देखने को मिलते हैं. तो मुझे लगता है डोडला डेयरी उसमें से एक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छे गेंद दे सकता है. चलिए, आपने यहाँ पर पॉजिटिव रुख और टारगेट के साथ दर्शकों की सहायता की. बहुत बहुत धन्यवाद रवि, समय निकाला इस खास पेशकश के लिए.